गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। ये मेरा लेक्चर नंबर 26 है। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था इशू ऑफ शेयर्स, जिसका टॉपिक आज हम होगा फुल फ्लेज क्वेश्चन टाइप 1। मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन हम जा रहे हैं बताने आज। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको कैरी करेगा एग्जाम में 8 मार्क्स। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बच्चे। अल्फा लिमिटेड इशूड 10,000 shares of rupees 10 each payable as follows: rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, rupees 3 on first and call, and rupees 2 on second and final call. Application were received for 15,000 shares. The shares were allotted on a pro rata basis to the applicants of 12,000 shares. All shareholders paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 shares. These shares were forfeited. The first call was made thereafter. The forfeited shares were issued at rupees 9 as rupees 8 paid up after first call. The second and final call was not yet made. इस क्वेश्चन में जानकारी आपके पास जो चाहिए आपको जरूरत की चीज मैंने उसे अंडरलाइन किया। आइए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग सबसे पहले अपना चार्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग रफ में चार्ट बनाना सीखे थे। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं एक कंपनी है जिसकी नाम है अल्फा लिमिटेड। वो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, लॉन्च करती है, जारी करती है 10,000 शेयर्स। लोग जो है अप्लाई करते हैं 15,000 शेयर के लिए। तो बताओ बेटे, कंपनी कितना अलॉट करेगी मैक्सिमम शेयर? मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे रूल? भाई दोनों में जो कम है, इशूड अप्लाइड दोनों में जो कम है वही अलॉटेड होता है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा, आपको खुद से निकालना है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में देखिए कि फेस वैल्यू है 10 रुपया और इशू प्राइस भी 10 रुपया है, यानी कि ये केस पार वाली है। और कंपनी पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगती है, कॉल्ड अप करती है कैसे? 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on first second and final call। ठीक है, अब इसकी कुछ ब्रेकअप भी दी हुई है। क्या ब्रेकअप दी हुई है? द शेयर्स वेयर अलॉटेड ऑन ए प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर। मतलब जिन्होंने 12,000 के लिए अप्लाई किया था उनको प्रो राटा मिला, यानी कि 10,000 मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब भी लिखा रहेगा कि द शेयर्स वेयर अलॉटेड ऑन ए प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर, इसका मतलब जो 12,000 के लिए अप्लाई हुआ था उनको कंपनी 10,000 ही दिया। इसका मतलब एक्सेस 3,000 जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है उनको उनके पैसे रिफंड कर दिए गए। मतलब उनको कोई शेयर नहीं मिला, उनके पैसे कंपनी ने रिफंड कर दिए। बात क्लियर है यहाँ तक? सारे लोगों ने पैसा दे दिया। एक शेयर होल्डर था जिसका नाम मेंशन नहीं है, हम स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, उसको कंपनी अलॉट की थी। याद रखिएगा यहाँ पे अलॉटेड दी हुई है। कितना? 200 शेयर अलॉट की थी। उस बंदे ने क्या किया जरा देखते हैं फिर से। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। ऐसे पता चला फेल्ड टू पे? यहाँ लिखा हुआ है ऑल द शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स। इसका मतलब सबने पैसा दे दिया, सिर्फ एक बंदा था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और दी शेयर वेयर फॉरफिटेड, और वो तुरंत ही छीना गया। द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, मतलब छीनने के बाद फर्स्ट कॉल मांगा गया। और द फॉरफिटेड वेयर इशूड एट 9, मतलब यहाँ पे अगर हम फॉरफिटेड शेयर का देखें तो री इशूड शेयर जो है 200 है, और यहाँ पे री इशू प्राइस और कॉल्ड अप वैल्यू दोनों दी हुई है। जरा देखते हैं
रीइशूड एट 9 मतलब रीइशू प्राइस 9 दी हुई है और कॉल्ड वैल्यू 8 दी हुई है। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, ये कंपनी ने मांगा ही नहीं। और रीइशू की बात कर रही है आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब जब आप रीइशू की एंट्री करेंगे तो फर्स्ट कॉल का एंट्री पास कर लेंगे, उसके बाद रीइशू करेंगे। और जबकि फॉरफीचर का एंट्री कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल के पैसे पहले। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन में जानकारी तो हो गया आपके पास अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे तो कब किसका जर्नल एंट्री करना है वो भी इस क्वेश्चन से आप सीख लेंगे। मतलब अगर हम बात करें बच्चे तो ये टाइप 1 क्वेश्चन हम मानते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन का रिवीजन करवा दें, जो बार बार हम करवाते हैं हर लेक्चर में। रूल कहता है कि जो एक्सेस मनी रिसीव्ड हुआ है कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन पे, उसमें दो केसेस होती है मेरे भाई, केस वन और केस टू। केस वन बोलता है कि जो एक्सेस मनी है उसका यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, और अगर क्वेश्चन बोल भी दिया कि अलॉटमेंट पे ही करना है तो अलॉटमेंट पे ही करेंगे, फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो उसको रिफंड कर देते हैं। केस टू बोलता है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है, कॉल पे करना है, फिर भी एक्स्ट्रा बच गया तो रिफंड कर देना। ये दो केसेस होती है जिसमें हम लोग अभी इस क्वेश्चन में अगर गौर करें कि कौन सा केस लागू हो रहा है, तो मेरे भाई केस वन लागू हो रहा है। कैसे पता चलेंगे केस वन लागू हो रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करना है, और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ करना है, तो हम करते हैं अलॉटमेंट पे। क्लियर है? कोई डाउट? तो आइए, अब सवाल ये उठता है कि इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट बनेगा कि नहीं। तो वर्किंग नोट के लिए कुछ कंडीशन मैंने बताया था, वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। वर्किंग नोट के लिए कंडीशन होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में प्रो राटा ओवर सब्सिशन वाला केस में होना चाहिए। ओवर सब्सिशन वाले केस में प्रो राटा होनी चाहिए। दूसरा, उस क्वेश्चन में एरियर होनी चाहिए, अगर केस वन है तो एरियर एंड अलॉटमेंट होनी चाहिए। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जो कि अलॉटमेंट है उस पे एरियर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन बच्चे फोर फीचर की केस होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसका मतलब हमें वर्किंग नोट बनाने होंगे। इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में देखिए प्रो राटा है, ये वाला केस प्रो राटा कहलाता है, और नीचे वाला केस रिफंड कहलाता है। ठीक है, तो रिफंड से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको प्रोराटा से मतलब है। तो इस क्वेश्चन में प्रोराटा है बिल्कुल। दूसरी बात, एरियर है अलॉटमेंट पे, मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे एरियर है केस वन के अकॉर्डिंग, जो अभी अभी दो केस बताए हैं उसमें। और क्वेश्चन में फॉर फीचर है। इसका मतलब मेरे भाई, ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होते हैं, प्रोराटा, एरियर एंड अलॉटमेंट और फॉर फीचर, तो हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। बिना वर्किंग नोट का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आइए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया था कि वर्किंग नोट आपको क्वेश्चन बनाने के बाद, मतलब सॉल्यूशन का स्पेस छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप वर्किंग नोट बनाइएगा। ठीक है, कोशिश यही करना चाहिए। कभी कभी कोई बच्चे शुरू में ही बना लेते हैं वर्किंग नोट, फिर सॉल्यूशन बनाते हैं। आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन तरीका यही है, अच्छा तरीका यही माना जाता है कि पहले सॉल्यूशन का स्पेस छोड़ दो और फिर वर्किंग नोट बनाओ। और स्पेस छोड़ने से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्यों ना आप जर्नल एंट्री ही कर ले, अमाउंट के लिए ही तो वर्किंग नोट करने होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन की हम जर्नल एंट्री सिखाते हैं। सबसे पहला जर्नल एंट्री याद करो बच्चे, ये होता है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री सबसे पहला होता है। इसी का दूसरा एंट्री होता है बच्चे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। आप चाहते हैं कि वर्किंग नोट पहले नहीं बनाएं, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो वैसे स्थिति के लिए आप तैयार हो जाइए, आपको जर्नल पहले कर लेने हैं। और इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये
ओवर सब्सिशन का प्रोराटा केस है, मतलब एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन अलॉटमेंट पे करना है तो हमें अलॉटमेंट भी लिखना है, और कुछ रिफंड भी करने हैं उसके लिए टू बैंक भी लिखना है। तो जनरेट हो गया। उसके बाद मेरे भाई अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और मेरे भाई इसका एक रिसीविंग एंट्री होती है हर, ये ड्यू एंट्री हो गई तो आपको रिसीविंग एंट्री भी करनी है। और रिसीविंग एंट्री क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि सर कॉल सीनियर अकाउंट खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। जब बच्चे क्वेश्चन साइलेंट रहे, बोले नहीं कि कॉल सीनियर खोलना है, तो आप क्यों माथापच्ची करेंगे, क्यों फालतू का एक लाइन बढ़ाएंगे। तो मैंने कॉल सीनियर अकाउंट नहीं खोला है, अगर खोलना होता तो यहीं पे हम डाल देते। खैर, उसके बाद कहता है अलॉटमेंट के बाद शेयर फॉरफिट हो रही है, इसका मतलब फॉरफीचर की एंट्री इसके ठीक बाद ही होगी। यही बच्चा सीक्वेंस में गलती कर देता है। बच्चा जब क्वेश्चन बोला है कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर को छीन लेना है, वैसी स्थिति में फॉरफीचर की एंट्री यहीं पर होगी। और फॉरफीचर का एंट्री जानते ही हैं आप, शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, और एक लिखते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और दूसरा लिखते हैं जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला। और इसमें हमने क्लियरली देखा है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो अलॉटमेंट पे एरियर है एक बंदे के द्वारा, तो शेयर अलॉटमेंट का नाम लिख देंगे। उसके बाद बोलता है फॉरफिट करने के बाद आपको फर्स्ट कॉल का एंट्री मारने हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इसके बाद हम एंट्री कर देंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर मेरे भाई इसका रिसीविंग एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि यहाँ एक और बात, बहुत अच्छा बात बोला है कि फर्स्ट कॉल के बाद री इशू का एंट्री करना है, तो हम लोग री इशू का एंट्री कर देते हैं। री इशू का एंट्री करते समय ध्यान देना है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, ये नॉर्मल एंट्री होता है पार के केस वाले में। अभी देखते हैं कि इसमें कौन सा एंट्री करना है पार की प्रीमियम में। देखो री इशू प्राइस ज्यादा है, और जब भी री इशू प्राइस ज्यादा होता है मेरे भाई, इसका मतलब है कि हम अपना जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो हम एक प्रीमियम वाला भी एंट्री साथ में डाल देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और मेरे भाई री इशू में दो एंट्री होता है, एक और एंट्री होता है शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, हम वो भी एंट्री यहाँ पे कर देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। अब एक क्वेश्चन हमसे आप पूछ सकते हैं कि सर क्या हम सेकेंड और फाइनल कॉल का एंट्री नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ तो लिखा ही हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, मतलब कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। और मैं भी अपने चार्ट में इसको राउंड कर दिया है, राउंड करने का मतलब होता है नॉट येट कॉल्ड। कंपनी ने ये वाली इंस्टॉलमेंट मांगी ही नहीं शेयर होल्डर से, और जब मांगी ही नहीं तो उसकी जर्नलिटी करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। अब वंस हम लोग जर्नल एंट्री कर लिए, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं इतना भी आप लिख के आ जाओगे तो आपको 8 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर तो गारंटेड आएगा, अगर कुछ ऐसे कर दो तो। ठीक है। अब हमको सवाल ये उठता है कि हमें अमाउंट भी भरने हैं, हमें 8 पे 8 लाने हैं, और ये बिना वर्किंग नोट का नहीं बनेगा। तो खूब सुंदर से यहाँ पे वर्किंग नोट शुरू करते हैं। और वर्किंग नोट तो बहुत तरीके से बनते हैं मेरे बच्चे, बहुत तरीके से वर्किंग नोट बनाया जाता है। अलग अलग शिक्षक अलग अलग तरीके का यूज करके अपने अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। मैंने भी एक अपना तरीका लिया है, मैं उसी तरीके पे आपको वर्किंग नोट बनाऊंगा। और मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसमें एक बात खासियत है कि हर क्वेश्चन को बस आपको उसी पैटर्न पे रख देना है, और ऐसे चुटकी में आप बना लेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 याद करो, सबसे पहले हमें रेशियो निकालने होते हैं। रेशियो किसका निकालने होते हैं, अप्लाइड बाई अलॉटेड का, अप्लाइड बाई अलॉटेड का। और वो भी कौन सा वाला, प्रो राटा वाला, याद रखिएगा टोटल वाला नहीं। बहुत सारा बच्चा गलती करता है कि ये 15,000, मैं दूसरे कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ,
15,000 और 10,000 का रेशियो निकाल लेता है। मेरे भाई आप 15,000 10,000 का रेशियो बिल्कुल ही नहीं निकालेंगे, ये गलत हो जाएगा। भाई रेशियो निकलेगा प्रो राटा वाला केस का, मतलब 12,000 और 10,000 का निकलेगा। 15,000 और 10,000 का बिल्कुल ही नहीं निकलेगा अगर ब्रेकअप दी हुई है तो। और इस क्वेश्चन में 15,000 का ब्रेकअप 12,000 3,000 के रूप में दी हुई है और 10,000 का ब्रेकअप 10,000 और नील के रूप में दी है। वैसी स्थिति में हमें हमें सिर्फ प्रोराटा का रेशियो निकालने हैं। तो प्रोराटा वाले केस में अप्लाइड था 12,000 और अलॉटेड था 10,000। अगर हम कटा दें तो 2 6 जा 12 2 5 जा 10 रेशियो हो जाएगा बच्चे 6/5। वर्किंग नोट नंबर 2 अगर हम बनाएंगे मेरे बच्चे, तो सबसे पहले होता है वर्किंग नोट नंबर 2 में कि ये जो बंदा है डिफॉल्टर, जिसका नाम इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमने स्टार मार्क लिया था। ये जो डिफॉल्टर है उसका अलॉटेड दिया हुआ है कि अप्लाइड दिया हुआ है। इसमें से अगर हम इस क्वेश्चन को गौर करें तो इस क्वेश्चन में मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ। अलॉटेड दी हुई थी 200, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। अलॉटेड दी हुई है 200 और जब अलॉटेड 200 दी हुई है, जरा मैं क्वेश्चन भी पढ़ के आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है वहाँ लिखा हुआ है all shareholder paid the allotment money except one shareholder who was allotted, मतलब जिसको 200 शेयर अलॉट हुआ था। तो जाहिर सी बात है हमें अलॉटेड दी हुई है तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा, यही तो हम लोग सीखे हैं। तो जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसके नाम हमने स्टार लिखा है उसका अलॉटेड दिया हुआ है, तो बस हम अलॉटेड की जगह पर अलॉटेड वाली फिगर डाल देंगे। रेशियो 6/5 है, जरा अलॉटेड अप्लाइड की जगह x डाल दो और अलॉटेड 200 दी हुई है और ये 6/5 हो जाएगा और आप x की वैल्यू निकाल लो। तो 6/5 इंटू 200 ये हो जाएगा 240, मतलब अप्लाइड हो गया 240। x हमने माना है अप्लाइड। तो बच्चे अप्लाइड शेयर कितने हो गए? जो डिफॉल्टर है उसके अप्लाइड शेयर हो गए 240 और यही हमें चाहिए बच्चे। जब कभी क्वेश्चन में, मैं फिर से लिख दूं, जब कभी क्वेश्चन में अलॉटेड दी हुई रहती है तो अप्लाइड निकालते हैं और अप्लाइड दी हुई रहती है तो अलॉटेड निकालते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें अप्लाइड और अलॉटेड दोनों ही चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अलॉटेड दी हुई है 200 और हमने अप्लाइड ढूंढ निकाला 240। ये जो मैं अलग रेड कलर से राउंड कर रहा हूँ ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, इसे मैंने निकाला है ना मेरे भाई? तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। तो वर्किंग नोट तो ऐसे चलते जा रहा है। वर्किंग नोट नंबर 3। अब वर्किंग नोट नंबर जो 3 बनाएंगे हम, वो किसका बनाएंगे हम? जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसका बनाएंगे। तो निकालते हैं। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन बाय डिफॉल्टर शेयर होल्डर। जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसके से कितना मनी रिसीव किया गया एप्लीकेशन पे। तो जाहिर सी बात है उसने, बंदे ने 240 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा और एप्लीकेशन का रेट अगर हम बात करें क्वेश्चन को पढ़ के तो 2 रुपया है। तो उस बंदे ने 240 गुने 2, यानी कि कैलकुलेटर का यूज आप नहीं करेंगे, यानी कि उस बंदे ने 480 रुपया दिया होगा। इसमें से हम लेस कर देते हैं जितना हम शेयर कैपिटल में एडजस्ट करेंगे। तो शेयर कैपिटल का फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, यानी कि 400 रुपया। तो जाहिर सी बात है उस बंदे ने 80 रुपया एक्सेस दी हुई थी एप्लीकेशन पे। उस बंदे ने एक्सेस कितना दी हुई थी एप्लीकेशन पे? 80 रुपया। वर्किंग नोट नंबर 4 की बात करेंगे तो हम निकालते हैं वर्किंग नंबर 4 में मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उस बंदे के द्वारा अलॉटमेंट पे कितना बकाया हुआ। तो जाहिर सी बात है 200 गुने अलॉटमेंट का रेट अगर हम बात करें मेरे भाई 3 रुपया दी हुई है। मैंने अभी अभी क्वेश्चन आपको दिखाया। तो अलॉटेड की रेट 3 रुपया, यानी 600 रुपया मिलनी चाहिए थी, जिसमें से ऑलरेडी लेस
एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन, एक्सेस एडजस्टेड विथ एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन लिख दो, अच्छा रहेगा। एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन 80 रुपया। ऑलरेडी अलॉटमेंट का 80 रुपया एप्लीकेशन के साथ ही मिल चुका है। तो हमें अगर बात करें तो 600 माइनस 80, तो सिर्फ और सिर्फ 520 रुपया हमारा कॉल्स इन एरियर होता है, जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है। वर्किंग नोट क्यों जरूरी होता है? बस इसी के लिए वर्किंग नोट जरूरी होता है। तो मेरा कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट पे जो बच्चा आया है वो है 520 रुपया। क्या है मेरा? 520 रुपया। मैं फिर से बता दूं, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट 2 से गुने 3, यानी कि अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट का रेट 600 रुपया होनी चाहिए थी, जिसमें से ऑलरेडी हमने 80 रुपया एप्लीकेशन के साथ प्राप्त कर लिया है। तो हमें उस पैसे को एडजस्ट करना होगा। मतलब 600 रुपया में 80 रुपया तो ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर लिया है। तो हमारा कॉल इन एरियर सिर्फ और सिर्फ 520 रुपया है, 600 रुपया नहीं है। नॉर्मल केस होता, अगर ये प्रोराटा का केस नहीं होता और एरियर एंड अलॉटमेंट नहीं होता, तो मेरा कॉल सिनेरियर 600 रुपया होता है जब नॉर्मल क्वेश्चन होता है। लेकिन हमारा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वर्किंग नोट का क्वेश्चन है, इसीलिए कॉल सिनेरियर 600 ना होके 520 हुआ है। इसलिए वर्किंग नोट हमने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हम करते हैं क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। इसके बाद कोई वर्किंग नोट नहीं चाहिए बनाने के लिए। इसके बाद आप डायरेक्ट बनाना शुरू कर दो। पहला, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसके लिए अप्लाइड शेयर टोटल ले लेंगे। तो टोटल अप्लाइड शेयर 15,000 है और अलॉटमेंट का सॉरी एप्लीकेशन का रेट है 2 रुपया, यानी हमें प्राप्त हुआ 30,000 रुपया। हमें कितना प्राप्त हुआ? 30,000 रुपया। यहाँ भी ये दोनों अकाउंट सेम है, इसीलिए यहाँ भी 30,000 डाल देंगे। शेयर कैपिटल में जाता है टोटल अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन का रेट, यानी कि 20,000। ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट में जाता है जो एक्स्ट्रा शेयर है। एक्स्ट्रा शेयर अलॉटेड का देखिए बच्चा, इसका यहाँ पे फिर से मैं राउंड कर रहा हूँ इसे ग्रीन कलर से। देखिए अलॉटेड शेयर कितना है, एक्स्ट्रा शेयर यहीं से निकलेगा। अप्लाइड है 12,000, अलॉटेड 10,000 है, तो एक्सेस शेयर कितना हो गया? एक्सेस शेयर हो गया सर 2,000। एक्सेस शेयर कितना हो गया? 2,000। भाई अप्लाइड 12,000 है, अलॉटेड 10,000 है, इसका मतलब 2,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर है। तो उसी 2,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एप्लीकेशन के रेट से, यानी कि उस बंदे ने 4,000 रुपया अलॉटमेंट पे दी हुई थी। उस बंदे ने 4,000 रुपया अलॉटमेंट पे दी हुई थी। अब उसकी रिफंड की बात करते हैं तो 3,000 शेयर रिफंड हो जा रहा है, तो 3,000 इंटू टू यानी कि 6,000 रुपया उसका रिफंड हो जा रहा है। अब जरा हम जोड़ के डेबिट क्रेडिट बराबर करते हैं तो 20,000 और 4,000 और 6,000 30,000, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। अलॉटमेंट का अगर ड्यू एंट्री हम बात करेंगे अलॉटमेंट का, तो उसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। टोटल अलॉटेड शेयर 10,000 है और अलॉटमेंट का रेट है 3 रुपया, यानी कि 30,000 रुपया यहाँ पे होगा। 30,000 रुपया यहाँ पे होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि कितना पैसा अलॉटमेंट पे ऑलरेडी हम प्राप्त कर चुके हैं और कितना कॉल सिनेरियर है, इसके लिए आप वर्किंग नोट बना के बना दो तो बड़ा सुविधा होता है। अगर वर्किंग नोट नहीं भी बनाओगे तो मन में करना होगा, लेकिन हम वर्किंग नोट के साथ ही बता दे रहे हैं। टोटल मनी, टोटल मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे टोटल कितना रिसीव हुआ। तो सबसे पहले ड्यू, कितना ड्यू हुआ? तो टोटल अलॉटेड शेयर 10,000 है और 3 रुपया रेट है, यानी 30,000 बकाया हो गया, है ना। फिर लेस, लेस कर देंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन नाउ एडजस्टेड, वो यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे हम लोग।
है ना। तो एक्स्ट्रा कैसे निकलेगा, तो 12,000 टोटल शेयर था, अलॉट अप्लाइड था, जिसमें से 10,000 अलॉट हुआ था, इनटू एप्लीकेशन का रेट 2 रुपया, यानी कि 2,000 इंटू 2 4,000। ठीक है, तो ये हो गया 26,000। इस 26,000 में फिर हमें लेस कर देना है कॉल्स इन एरियर, जो कि है 520 रुपया। लेस कर देंगे बच्चे कॉल्स इन एरियर, प्रीमियम होता है तो वो भी देखते। 520 रुपया एरियर हो गया। तो अगर हम माइनस कर दे 520 रुपया, तो ये हो जाएगा 25,480 रुपया। और ये जो 25,400 आया, उसी को बोलते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट रिसिव्ड ऑन अलॉटमेंट। मेरे भाई एक बात और बता दूं, कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन में ये वाला चीज पूछता है कि आप सीधे सीधे कैलकुलेट करके बताओ कितना अमाउंट अलॉटमेंट के साथ रिसीव हुआ है। तो ये जो 25,480 रुपया हमारा रिसीव हुआ है, जो हम एंट्री के साथ लिखने वाले हैं, अलॉटमेंट वाले के रिसीविंग वाले एंट्री के साथ 25,480 रुपया, कभी कभी एग्जाम में ये कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो बड़ा सावधानी से इसका वर्किंग नोट आप बना के करोगे, मन में भी कर सकते हो आप, लेकिन एक स्टेप में बनाओगे, इसीलिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं कि एक स्टेप है। चाहे वो आप डिफॉल्टर शेयर होल्डर का ले लो या टोटल, स्टेप वही है। देखो जरा यहाँ पे, अगर हम डिफॉल्टर का ले ले, ये वाला डिफॉल्टर का था, तो डिफॉल्टर का ले ले तो 200 गुने 3 600 हुआ, लेस रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, वैसे ही किए हम। और टोटल का हम बात करेंगे तो वो भी उसी तरह होगा, सिर्फ इसमें कॉल्स इन एरियर भी घटा देंगे। ठीक है बच्चे, तो वर्किंग नोट बनाने से क्या हुआ कि आप डायरेक्ट अमाउंट भर सकते हो। अब यहाँ पे क्या डालेंगे आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हम वही डालते हैं जितना कंपनी ने मांगा है, जितना कंपनी ने मांगा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कितना पैसा कंपनी ने मांगा है वो डिफॉल्टर शेयर होल्डर के द्वारा, तो उसका शेयर था 200, और कंपनी कितना मांगा है वो निकालने के लिए जरा ध्यान से हमें सुनना पड़ेगा। आइए, आप यहाँ पे देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। इस लाइन को हम वर्ड इस्तेमाल करते इमीडिएटली फॉरफिटेड। इमीडिएटली फॉरफिटेड, अब कैसे जानेंगे इमीडिएटली फॉरफिटेड का क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आइए क्वेश्चन में मैं पढ़ा दूं, फिर से मैं बढ़ा दूं दूसरे कलर का इस्तेमाल करके। देखिए, the shareholder allotted on pro rata basis to the applicants of 12,000 share. All shareholder paid the allotment money except one shareholder who was allotted 200 share. These share were forfeited and the first call was made thereafter. इसी लाइन से हम पकड़े कि फॉरफीचर तो फर्स्ट कॉल के मांगने से पहले ही हो जा रहा है, मतलब कि ये अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली फॉरफिट का क्वेश्चन है। और इमीडिएटली फॉरफिट वाले क्वेश्चन में अगर हम कॉल्ड अप वैल्यू डिफॉल्टर का निकालेंगे, तो ये 2 रुपया और ये 3 रुपया, टोटल 5 रुपया ही हुआ। उससे तो 5 ही रुपया मांगा गया, फर्स्ट कॉल तो उससे मांगा ही नहीं गया, और 2 रुपया तो किसी से नहीं मांगा गया। 3 रुपया जो फर्स्ट कॉल का है वो तो उस बंदे से नहीं मांगा गया जो डिफॉल्टर है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के पहले ही उसका शेयर छिना गया है। और जो लास्ट का सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपया आप देख रहे हैं बच्चे, वो किसी से नहीं मांगा गया। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि इसमें कॉल्ड अप वैल्यू की अगर बात करें डिफॉल्टर की, तो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपया ही है। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1000। और फॉरफीचर में कितना जाएगा उससे पहले आप अलॉटमेंट वाला डाल दो। तो अलॉटमेंट वाला हमने देखा था 520 रुपया आया था वर्किंग नोट में, पॉलिसी एरियर 520 रुपया। जरा देखो, ये रहा 520 रुपया, ये जो राउंड किए हैं हम, और फिर यहाँ पे जो राउंड किए, यही दोनों उठा के हम डालते हैं फॉरफीचर वाले एंट्री में। तो एक 520 है, दूसरा 480 है। तो अगर दिमाग नहीं लगाना है कुछ, तो यहाँ पे डाल दो 480 और अलॉटमेंट में डाल दो 520, तो इन दोनों को जोड़ लो, 1000 आएगा ही आएगा। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि ये जो बात हुई है ये जो बात हुई है कि ट्रिक के साथ, अब बिना ट्रिक का आप समझना चाहते हैं तो ये आप कर दो बैलेंसिंग फिगर।
अब बैलेंसिंग फिगर लेकिन हर क्वेश्चन में लागू नहीं होगा। आप बैलेंसिंग फिगर उधर ना लिख के एग्जाम में भी लोग लिखता है बैलेंसिंग फिगर, आप अमाउंट के बगल में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। 1000 में 520 तो आपको मालूम ही है भाई। क्या यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉल सिनेरियर ही तो लिखते हैं कि अलॉटमेंट में कितना कॉल सिनेरियर है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन फॉर फ्यूचर में क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, या कोई अलॉटमेंट है उस पे अगर रिसीव हुआ, तो चूंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन वाली बात थी तो 480 रुपया ही रिसीव हुई है, ठीक है बच्चे, क्योंकि दूसरे बात से तो एरियर ही है अलॉटमेंट पे। तो यही केस था, बड़ा इजी था। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कॉल का एंट्री। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, सब बच्चे जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में यहाँ पे वो कर देते हैं 10,000 इंटू जो फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपया, और वो जल्दी जल्दी लिख देते हैं 30,000 रुपया। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये गलत हो गया, ये एकदम गलत हो गया, ये होगा ही नहीं, एकदम गलत हो गया। 30,000 होगा ही नहीं। अब बताता हूँ कि 30,000 क्यों नहीं होगा इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ, ये जरा हम बताते हैं। आपने देखा होगा कि टोटल 10,000 शेयर था, मैं मिटा दूंगा, अभी लिख दे रहा हूँ। टोटल 10,000 शेयर था, जिसमें से 200 शेयर तो छिना गया। तो अभी मार्केट में मात्र 9,000 शेयर, 9,800 शेयर ही अवेलेबल है फर्स्ट कॉल के लिए। अगर मैं फिर से बता दूं, टोटल शेयर जो था अलॉटेड 10,000 था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फर्स्ट कॉल के ठीक पहले 200 शेयर मार्केट में छिना गया। फिर से बता दूं, लोगों को 10,000 शेयर अलॉट किया गया, ठीक बात है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे तो क्लियरली बोला है कि फर्स्ट कॉल के एंट्री के पहले ही 200 शेयर छिड़ा गया। तो अभी मार्केट में फर्स्ट कॉल के एंट्री के वक्त कितने शेयर अवेलेबल है, तो भाई 9,800 शेयर अवेलेबल है। क्लियर बात, हाँ सर क्लियर बात। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ 9,800 ही लिखेंगे इंटू 3 रुपया। तो अगर हम बात करें 9,800 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 29,400। भाई कैलकुलेटर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। 29,400। अगर रिसीविंग की बात करें तो यहाँ कोई एरियर नहीं है, टोटल का टोटल पैसा यहाँ पे रिसीव हो गया। आप देखना फर्स्ट कॉल पे कोई एरियर नहीं है, इसलिए 29,400 रिसीव हो गया। अब री इशू की बात कर रहे हैं, तो ये पार्टली री इशू का क्वेश्चन नहीं है, फुल्ली री इशू का बात है। और फुल्ली री इशू का फॉर्मूला है री इशूड शेयर इनटू री इशू प्राइस। तो अगर री इशूड बात करें तो 200 है, री इशू प्राइस 9 रुपया है, तो ये मेरे भाई 1800 हो गया। नहीं, री इशू प्राइस कितना है जरा हम लोग देख लेते हैं। री इशू प्राइस तो 1800 है कि 1600 है, जरा देख लेते हैं, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। री इशूड एट ₹9, 8 एज 8 पेड अप, बिल्कुल। तो री इशू प्राइस 9 रुपया है, तो 9 दूनी 1800 हो गया। और ये इसका फॉर्मूला होता है री इशूड शेयर इंटू कॉल्ड वैल्यू, तो ये हो गया 200 गुने 8 यानी 1600। तो जाहिर सी बात है ये हो गया 200 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे निकला, तो 200 गुने 1 रुपया, भाई 9 में से हट गया। क्लियर। अब शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा, और शेयर फॉर फीचर का वर्किंग नोट क्या है, वर्किंग नोट क्या है, वर्किंग नोट इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम थोड़ा समझा देते हैं कि आगे जरूरत हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर जितने से क्रेडिट हुआ है अभी तक, शेयर फॉर फीचर जितने से क्रेडिट हुआ है उसमें से लेस कर देते हैं अगर कोई डेबिट हुआ है तो, और जो बैलेंस बचेगा वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो चूंकि ये ऑल फॉर फीचर की बात है और शेयर फॉर फीचर क्रेडिट हुआ है, तो वो फॉर फीचर वाले एंट्री से हमको पता चलेगा 480 रुपया।
और कोई यहाँ पे लॉस पे री इशू नहीं हो रहा है, तो 480 रुपया में से 0 रुपया घटा देंगे तो ये बचेगा 480 रुपया ही। तो कैपिटलिज्म में आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डीआर टू कैपिटलिज्म 480 रुपया। अब ये जाके क्वेश्चन बन गया। लेकिन एक बात और बता दूं, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया इसमें मैंने फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया है, नरेशन नहीं दिया है। जबकि एग्जाम में आपको फॉर्मेट बनाने हैं, नरेशन भी देने हैं हर जनरलिटी का। आपको बच्चे 8 में 8 लानी है ना, ऐसा थोड़ी है कि 8 में 7.5 लानी है या 7 लानी है। सब सही होने के बाद भी थोड़ा सा ही मार्क्स क्यों कटाए, है ना। और मैं एक बार बता दूं, जो एक एवरेज बच्चा है, इस जर्नल एंट्री में जितना जर्नल एंट्री उससे बन जाए, कुछ भी अमाउंट भर ले, है ना, उसको आ जाएगा। जैसे कि सबसे इजी मैं आपको एंट्री की बात करूं तो री इशू वाली एंट्री होती है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड है कि बैंक वाले कॉलम में री इशूड शेयर इनटू री इशू प्राइस जाती है, और शेयर कैपिटल वाले में री इशूड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू जाती है। एकदम इजी है मेरे भाई, एकदम इजी है। मार्क्स आपको छीनना होता है, आपके टीचर से छीनना होता है। उनको एकदम मतलब उनके पास है, बस आपको पकड़ना है, छीनना है। छीनने के लिए तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा ना। किसी से अगर मार्क्स छीनना है तो मुझे थोड़ा सा दम लगाना होगा ना। और आपको यहाँ पे दम किस रूप में लगाना है, मारा पीटी थोड़ी ना करना है टीचर से। भाई थोड़ा सा दिमाग के लेवल को बढ़ा देना है ना, थोड़ा सा सीख लेना है। और ये मेरा लॉन्ग क्वेश्चन जाके बन गया टाइप 1 का। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, वैसे ही क्वेश्चन टाइप 2 भी लाऊंगा, टाइप 3 भी लाऊंगा, टाइप 4 लाऊंगा, और आपके पूरे सिलेबस इशू ऑफ शेयर के कंप्लीट हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के, है ना। मेरे साथ बने रहे, एकदम दम लगा के अकाउंट्स बॉस के साथ जुड़े रहे। प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को बताएं। और प्लीज कमेंट करिए, अभी तो कमेंट सबका आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बच्चे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।